है कि इतिहास आज के चेहरे की छिपी कहानी हमें बताता है। हाँ ना अम्मी, लेकिन अगर बात हुई है कहानी की तो क्या बता सकती हैं कि कहानी कहने का सबसे सशक्त जो तरीका रहा है आज तक का, वो कौन सा है? रंगमंच। बिल्कुल। और क्या आप जानती हैं कि भारत में रंगमंच का इतिहास वैदिक काल तक उसको ट्रेस किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कई ऐसे सूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि यम यमी संवाद, जो कि संवाद है यम और यमी का, जो भाई बहन है। ठीक उसी तरह से उर्वशी और पुरुरवा का संवाद दिखता है, जो कि संवाद है पुरुरवा जो प्रेमी है और उर्वशी जो एक अप्सरा है, उनकी प्रेमिका है और उन्हें छोड़कर स्वर्गलोक की तरफ जा रही हैं। तो ये जो संवाद हैं, इन्हीं संवादों ने शायद धीरे धीरे से नाटक का रूप ले लिया और फिर भरत मुनि ने इसी संवाद की कला को, इसी रंगमंच की कला को एक शास्त्र के रूप में, नाट्य शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल। इनफैक्ट आज भी अगर हम इसी रंगमंच की बात करें तो अपने मॉडर्न अवतार में भी ये हमारे भारत का एक बहुत ही खास जो है माध्यम है। मतलब आज के टाइम पर भी हम थिएटर के माध्यम से उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जहां तक आई गेस हर एक फील्ड की रीच अभी तक नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो खास ऐसे मेहमान हैं। जब हम थिएटर की बात करते हैं तो सबसे पहले वो कौन सा इंस्टीट्यूट, वो कौन सी संस्था है जो हमारे दिमाग में आती है? NSD। बिल्कुल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमारे साथ उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं सर श्री रमेश चंद्र गौड़ जी। तो आइए एक झलक देखते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ के साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे अब हमारे अगले मेहमान का, जो एक बड़े ही जाने माने एक्टर हैं, एंकर हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर इनकी लाखों की फॉलोइंग है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही एलुमनाई स्वागत करना चाहेंगे श्रीवर्धन त्रिवेदी जी का। आप दोनों मेहमानों का डीडी मॉर्निंग शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गौड़, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप NSD के निदेशक हैं। NSD भारत की एस थिएटर संस्था है। ऐसे में आपने जब से पदभार संभाला तो आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव जो लगता है, जैसे कि 20 सालों से लोग पूछ रहे थे कि कब सिलेबस में बदलाव होगा, आप सिलेबस में बदलाव लेकर आए। साथ ही आप थिएटर को NSD के कैंपस से बाहर लेकर गए ताकि वो जन जन तक पहुंचे। आपको क्यों लगा कि इन बदलावों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? और दूसरा, और कौन से ऐसे नए बदलाव हैं जो अब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लेकर आना चाहते हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी बात गीतांजलि जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
शुरू करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत का नहीं विश्व का एक महान इंस्टीट्यूट है, जिसने कि बिल्कुल भारत को नहीं विश्व को बहुत थिएटर में बहुत बड़ा योगदान किया है। और इस संस्था को जब मैंने कार्यभार संभाला तो मैं पूरी तरह प्रभावित था, जानता था कि ये ऑलरेडी एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। लेकिन 20 साल में आर्ट एंड कल्चर में काम करने के बाद भारतीय कला को लेके, भारतीय संस्कृति परंपराओं को लेके जो मेरा एक अनुभव है, जो मेरी सोच है, मैंने कोशिश की कि हम और क्या नया कर सकते हैं एनएसडी में, और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट करके हम उसे और महान इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। क्योंकि कोई कितना भी महान इंस्टीट्यूट हो, उसमें भी हमेशा समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती है। उसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, नई सोच लाने की ज़रूरत हो सकती है। तो जो अच्छी चीज़ें थी वो कंटिन्यू करें, जहाँ एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी मैंने वहाँ फोकस किया। जैसे कि मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा पास्ट अनुभव है, तो वहाँ पर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नई चीज़ें की जा सकती हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, डेमोक्रेटाइजेशन। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हर जगह कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें मैंने कोशिश की कि जो डिसीजन एक इंडिविजुअल डायरेक्टर लेते थे, मैंने उसको एक कमेटी के द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा स्टेब्लिश करने की कोशिश की जी। उसके साथ साथ कई एरियाज़ हैं जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास कई सारी पोजीशंस नहीं हैं। जैसे फाइनेंस ऑफिसर हुआ, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है थिएटर एंड एजुकेशन, उसके लिए चीफ की पोजीशन। तो उन पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे कि आपने कहा कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है, करीब 20 साल से सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो और लोग कई सवाल भी उठा रहे हैं। बिल्कुल जो नए समय के हिसाब से नए बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि एनएसडी ने जो, अगर हम मॉडर्न इंडिया ड्रामा की बात करें, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा रीजनल थिएटर है, हमारा जो रूरल थिएटर है, जो हमारा एंशिएंट थिएटर है, जो फोक ट्रेडिशंस हैं, उस पर इतना फोकस नहीं रहा। तो मुझे लगा कि सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव वो हमें ज़रूरत है कि हम अपने एंशिएंट टाइम से लेके, तो हमने इस बार सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट थिएटर, मिडिवल थिएटर एंड मॉडर्न थिएटर। और पूरा का पूरा कोर्स को रिस्ट्रक्चरिंग उस तरीके से किया है कि हम अपने पूरे भारतीय रंगमंच की परंपरा को उसमें ला सकें। तो एक पूरा होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। और इसके लिए हमारी जो एकेडमिक काउंसिल और हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और ये नया आने वाला जो बैच है, जिसका एडमिशन प्रोसेस हम 1-2 दिन में अनाउंस करने वाले हैं, तो उसमें ये सब बदलाव देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी स्ट्रीट थिएटर है, वो भारत की एक बहुत प्राचीन परंपरा है। एनएसडी अपना एक फोकस रखता था, लेकिन स्ट्रीट थिएटर को लेके ऐसी कोई बहुत योजना नहीं थी या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम भारतीय समाज के साथ, भारतीय समाज के इश्यूज़ के साथ या हमारी परंपराओं के साथ जोड़ें। तो एक जो नया कार्यक्रम हमने 1 साल से शुरू किया कि हमने ऑल ओवर इंडिया स्ट्रीट थिएटर को बहुत प्रमोट किया। हमने साइबर क्राइम के ऊपर स्ट्रीट थिएटर किए, हमने ब्लड डोनेशन डे पूरे भारत में कि ब्लड डोनर कैसे डोनेशन को प्रमोट किया जाए उसके ऊपर स्ट्रीट थिएटर किए। हमने बहुत सारे जो हमारे, जैसे हम 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो कंट्रीब्यूशन हमारे हीरोज ने किए हैं, उनको कैसे एक्नॉलेज किया है। भी समसामयिक विषय हैं उन पर हमने स्ट्रीट थिएटर को लाने की कोशिश की। और अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम रूरल मिनिस्ट्री के साथ प्लान कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर, कि हम ब्लॉक लेवल तक पहुँचे, उन गाँवों में पहुँचे और वहाँ हम थिएटर को प्रमोट करें, साथ में हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको भी प्रमोट करें। तो एक ये नयापन लाने की कोशिश की। हमारा कर्तव्य पथ जो तैयार है, जहाँ हमारी भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय ने वहाँ पर एक हर सैटरडे संडे एक जो प्रोग्राम शुरू किया, एनएसडी के बहुत सारे नाटकों को, हमारे जो एनएसडी के एलुमनाई हैं उनके बहुत सारे नाटकों को हमने वहाँ पर मंचन करना शुरू किया। आपके एनएसडी के ही एलुमनाई श्रीवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे अनुभव था आपका एनएसडी के स्टूडेंट डेज में। आपने शायद 94 में एनएसडी ज्वाइन किया था, तो 94 से लेकर 97 तक, एंड उसके बाद 2000 तक आई गेस आप जुड़े थे एनएसडी के साथ। जी, 94 में मैंने पास आउट किया था। अच्छा, पास आउट किया था ओके। 94 में। और मैं ये कहूँगा कि वो जो 3 वर्ष थे मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन वर्षों में से थे। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि किस तरह का काम होता है, कितनी मेहनत होती है, तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जितनी मेहनत एनएसडी में होती है, अगर उतनी मेहनत
कोई ईमानदारी से आईएएस या आईपीएस क्लियर कर ले तो 3 बार शायद क्लियर कर ले। हाँ। एक्चुअली इतनी मेहनत होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन दिन रात डे नाइट काम चलता है हम लोगों का। रात रात देर रात तक प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और सुबह फिर लेकिन 8 बजे की क्लास कंपलसरी है, सर जानते हैं, उसमें आना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तमीज़ क्या होती है, तहजीब क्या होती है। मतलब नाटक तो ठीक है, देखिए क्योंकि नाट्य संस्थान है तो जाहिर सी बात है कि आप नाटक तो करते ही हैं वहाँ पर, उस विधा की बारीकियों को तो समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि ज़िंदगी के दर्शन को समझने के लिए भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। और जैसा सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि लगातार नए प्रयोग सर कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। Yes. तो परिवर्तन होना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन किस लिए हो रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये बेहद ज़रूरी होता है। कई बार ठीक है, प्रयोगधर्मी चीज़ें हैं, नाट्य विधा तो ऐसी है जो प्रयोगधर्मी है, तो उसमें कभी कोई प्रयोग सफल हो सकता है, कोई प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। लेकिन लगातार प्रयोग होने की बेहद आवश्यकता है और वक्त की डिमांड है, वक्त की ज़रूरत है। वक्त के साथ तो कदम ताल करना चाहिए। किसी ने बड़ा खूब कहा ना कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्या बात है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक ऐसी ही नदी है। और चूंकि जो जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि ये वैदिक काल से चला आ रहा है, तो ये सही बात है। देखिए, कोई भी समाज जो होता है वो 3 चीज़ों पर आधारित होता है: सभ्यता, संस्कृति और सामूहिक भावना। और ये एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें तीनों चीज़ों का समावेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बहुत कमाल का अनुभव रहा है और मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसका मूल जो है, उसका आधार है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये संस्थान, और वहाँ से जो कुछ मैंने सीखा है उसी का परिणाम। बिल्कुल, इसके विषय में और भी बातचीत करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्या क्या करवाया जाता है, कैसा होता है उसका जीवन, उस पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है जो हम दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहेंगे। आप थिएटर में काम करना चाहते हैं तो इट इज़ दी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। Ibrahim Al-Qazi ji was a genius. To my mind, he's a guru of Indian theatre. He chose me to join National School of Drama because he wanted to recreate classical theatre. That was his main aim, and that's why I was taken in. Then I introduced aesthetics, I introduced music, and I used yoga. 3 areas of performing arts. अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह और नादिरा बब्बर, ना जाने कितने ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें से आप पहुंचे NSD तक और फिर उसके बाद स्टेज, ड्रामा और फिर फिल्म इंडस्ट्री तक। तो आइए मेरे साथ, लीजिए ढेरों जानकारियां। हम जब एप्लीकेशंस मंगाते हैं उस टाइम एलिजिबिलिटी में देखते हैं कि जो ऑलरेडी नाटक कर रहा है और रंगमंच में काम करना चाहता है, रंगमंच उसका भूख रंगमंच है, तो ऐसे विद्यार्थी को सारे भारतवर्ष से ढूंढ के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लिया जाता है, जो कि यहाँ पे उसको बुला के उसका शिक्षण में शार्पनिंग किया जाता है, उसका स्किल्स को, जो कि आगे चल के रंगमंच दुनिया में वो अच्छा काम कर सके और दुनिया के लिए बहुत कुछ रंगमंच के लिए दे पाए। तो इसलिए यहाँ हम विद्यार्थी ढूंढ के नहीं लाते हैं, हम यहाँ कलाकार ढूंढ के लाते हैं। एक ज़रूरी बात बतानी थी मुझे। जैसे ताकू और ताकू आपस में भाई हैं, मेरा भी एक बड़ा भाई था, मुझसे 8 साल बड़ा और मैं उससे 8 साल छोटा। आप यहाँ एंट्री कैसे लें और उसके बाद कौन है जो आपको ऊंचाई तक पहुँचाते हैं? हमारे साथ प्रोफेसर रिकेन है, वेलकम ऑन आवर शो। तो सर, किस तरह से जो बच्चे हैं एंटर जब करते हैं, क्या उनमें ऐसी काबिलियत आप देखते हैं कि वो एंट्री लें और ऊंचाई तक, आगे तक पहुँच सकते हैं?
जो भी स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो सीखने के लिए तैयार है ना नहीं है, में क्वालिटी है, रिसेप्टिव है या नहीं, वो देखते हैं। उसके बाद वो थिएटर आगे जाके वो परस्यू करेगा नहीं, क्योंकि थिएटर इंस्टीट्यूट है। हम ये चाहते हैं कि थिएटर को आगे बढ़ाए और गांव में जाकर, जगह जगह जाकर, जहाँ पे थिएटर रीच आउट नहीं हुआ है उस जगह पे पहुँचे और थिएटर के थ्रू जो है लोगों को एडुकेट करे। वो क्वालिटीज़ हम देखते हैं। और उसमें अगर उसमें भी और फिजिकली, नॉट ओनली साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली, बट फिजिकली भी आप कितना खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, उसको आर्टिकुलेट कर पाते हो, ये सब चीज़ें। हाँ, मूवमेंट से लेकर, सिंगिंग से लेकर, डांसिंग से लेकर, इन सब चीज़ों का उनको सेंस होना हो। वहाँ एक सुंदर सा हिरन खड़ा था। हमने दूर से उसे देखा और तीर पर कमान बांधी और धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही उसके करीब पहुंचे, हिरन ने पलट कर देखा और हाथी जाने झट से पेड़ के ऊपर। लाइट हो, डिज़ाइन हो, ब्यूटीफुल सेट हो, ब्यूटीफुल स्टेज हो, ब्यूटीफुल एरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक्टर नहीं है तो। एक्टर न लाइट चाहिए, न कॉस्ट्यूम चाहिए, न स्टेज चाहिए, कुछ नहीं। जहाँ एक्टर सबल है, एबल है, उसके बगैर कोई थिएटर नहीं है। Cinema is the youngest medium of expression in the line of theatre. यहाँ पे लोग थिएटर देखना पसंद करते हैं, लेकिन उस पर खर्चा करके, टिकट के ऊपर खर्च करके लोग नहीं आना चाहते। Theatre acting, you have to be larger than life. Whereas in film, your face becomes 20 times bigger on screen. So you don't need much. It has to be internal. तो समाप्त करते हैं कथा को यही और करते हैं शांति मंगल की कामना से। तो आज पहली बार मुझे भी एनएसडी के अंदर जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला कि क्या होता है अंदर। श्रीवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है। ये हम सभी को पता है, जब भी कोई भी कैंडिडेट, वो एक लड़का या लड़की, जब वो एक्टर बनने के बारे में सोचता है तो एनएसडी उसके दिमाग में, दिल में सबसे पहले आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि When we say कि NSD एक स्टेपिंग स्टोन है एक एक्टिंग के करियर के लिए, तो आपका इस पे क्या टेक है? Is it a stepping stone for them? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले जैसा आपने अभी सुना भी सामने कि वो एक जो तलाश होती है इतने सारे लोगों के बीच में, देश भर से इतने सारे लोग आते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाता है, तो उनके भीतर एक स्पार्क देखना होता है, कोई स्पार्क है या नहीं है, और उसके बाद जैसा रिसेप्टिव हैं या नहीं है, या क्या कितना इनटेक ले पाएंगे, क्या आउटपुट दे पाएंगे, ये सारी चीज़ें तो बात का स्टेप है। लेकिन सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उसमें वो आग है, वो चिंगारी उसके भीतर है जिसको हम एक आग का रूप दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान में आने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेहतरीन अभिनेता नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। हमारे पास कालांतर में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं और अब भी हैं जो कहीं दूर दराज में थिएटर कर रहे हैं, रंगकर्म कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल से ही सही, लेकिन रंगकर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सच बात है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संस्थान है जहाँ आने का सपना हर किसी का होता है, और स्टेपिंग स्टोन की तरह तो ये निश्चित रूप से है ही उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये सपना देखा। मैं अगर अपनी बात करूं, लेकिन एक बात और है कि अगर किसी को, हम लोग कहते हैं ना मजाक में कि यार वो कीड़े ने काट लिया था, एक्टिंग के कीड़े ने काट लिया था, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो इस फील्ड में आते हैं। कुछ यहाँ तक आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, लेकिन कमोबेश रंगकर्म कर रहे होते हैं, अगर कोई रंगकर्मी है भीतर से तो मैंने बचपन से ही, स्कूलिंग जब मेरी हो रही थी तब से थिएटर करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते चले गए सब हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने इंटरव्यू दिया लेफ्टिनेंट के लिए, और फिर मेरा सेम टाइम यहाँ इंटरव्यू हुआ। अब मेरे सामने दुविधा थी कि दोनों में से कहाँ जाऊँ,
और मैंने NST को चुना, और उसको चुना, उसका नतीजा यह है कि आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, किसी भी चीज़ की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है ना, तराशना बहुत ज़रूरी होता है, और तराशने के लिए हीरा तो एक कंकड़ होता है, ठीक है, एक स्टोन होता है, उसको जब तक तराशा नहीं जाता वो हाथ में अंगूठी में नग बन करके अच्छा नहीं लगता। उसकी सुंदरता तभी आती है, उसकी आभा तभी आती है जब वो तराशा जाता है। तो ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ हम जैसे स्टोन को उठा करके इन जैसे लोगों ने तराशा है, तो ये मान करके चलें कि हम जो शेष थे उसको विशेष बना दिया गया। क्या बात है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गौड़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी श्रीवर्धन जी ने बात की किस तरह से एक कंकड़ को तराश कर उससे एक मूर्ति या कोई एक आकार बनाया जा सकता है। कितना ज़रूरी है कि इस आकार को हम एक टेंडर एज में, बचपन में ही बनाएं, और NSD बच्चों के थिएटर के क्षेत्र में क्या कर रहा है? ज़रूर मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे जो अलमनाई श्रीवर्धन जी ने बात कही कि ये स्टेपिंग स्टोन खाली एक्टिंग के लिए नहीं है। जो बेसिकली NSD बनाया गया उसका पर्पस था कि भारतीय रंगमंच को हम कैसे बनाएं, और सही मायनों में हमारा उद्देश्य भी है और हमारी पॉलिसी है कि हम फिल्म एक्टर नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल, हमारा मकसद है कि लोग रंगमंच में बढ़ें और रंगमंच को तैयार करें। और अभी जो इसको और कैसे, जैसे इन्होंने बताया कि हीरे को तलाशने की जो प्रक्रिया, इसको और हमने बदलाव लाने की कोशिश की है। इस साल एक तो हमने 3 सीट बढ़ाई हैं, 26 से 29 सीट की है। दूसरा बदलाव किया है कि हमने अपने जो एडमिशन सेंटर्स हैं वो बढ़ा के 15 किए हैं, जो कि पिछली बार 12 थे। कोशिश ये है कि हम रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में पहुँच सकें और वहाँ से उन हीरों की तलाश करें जो बहुत जगह जगह छुपे हुए हैं और किसी वजह से वो दूर ट्रैवल नहीं कर सकते। क्योंकि NSD एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा खर्च भारत सरकार देती है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, और उनका जिस दिन से वो NSD में आते हैं और पास आउट होते हैं, हर खर्चा भारत सरकार उसका वहन करती है। भारत की एक अकेली ऐसी संस्था है जहाँ पर 100% स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो ये, और लेकिन इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस जो अभी 10 जून को शुरू होने वाला है, उसमें हमारा एक स्पेशल फोकस है कि क्योंकि हमारा मकसद फिल्म एक्टिंग नहीं है, हम चाहते हैं कि थिएटर बढ़े, और उसके लिए खासकर जो रीजनल थिएटर है, जो फोक थिएटर है, हम चाहते हैं गाँवों से लोग निकल के आएँ, जो बहुत उनकी भाषा बहुत अच्छी, अगर इंग्लिश और हिंदी नहीं है वो हम कर देंगे, हमारे पास उसके लिए क्लासेस होती हैं, हम कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सही मायनों में जो लोग रंगमंच में इंटरेस्टेड हैं वो निकल कर आए। दूसरा, जो आपने बाल थिएटर की, चिल्ड्रन थिएटर की बात की, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है थिएटर एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जो एक बच्चों को खाली एक्टिंग के लिए नहीं, वो रंगमंच से कैसे जोड़ा जाए वो प्रक्रिया शुरू होती है। अभी दिल्ली में 8 स्कूलों में 20 ग्रुप में हमारे 8 से 16 एज के ग्रुप के बच्चे अटेंड कर रहे हैं, जो 23 मई को शुरू हुआ और 23 जून को ख़त्म होगा। तो ये जो 1 महीने का वर्कशॉप है, वो बच्चों को परिवार से कैसे जोड़ना है, समाज से कैसे जोड़ना है, सांस्कृतिक परंपराओं से कैसे जोड़ना है, देश से कैसे जोड़ना है। इसमें एक पेरेंटिंग सेशन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, और जब पेरेंट्स उसको करते हैं तो उनको फील होता है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या मिस कर रहे हैं। आज की जो तो खुद से जुड़ाव का भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है। बच्चों के अपने खुद को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है कि उनके अंदर क्या ऐसी कला है जिसको आगे बढ़ सके, आगे चल के चाहे वो इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने। लेकिन एक जो रंगमंच के प्रति लगाव जो वहाँ से पैदा होता है, तो एक तो हमारा ये प्रोग्राम है। उसके बाद हम थिएटर फेस्टिवल करते हैं, जश्न बचपन, और हर साल हम एक चिल्ड्रन थिएटर करते हैं। अभी हमारा एक जैसे बदलाव की बात की, हम अब कोलैबोरेशन बहुत कर रहे हैं। तो दिल्ली के टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद से अगले हफ्ते गांधी दर्शन में हमारा 10 चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जो कि पूरा का पूरा दिल्ली टूरिज्म गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। ये बदलाव और हमने किया कि हम बहुत सारे राज्य सरकारों के साथ, चाहे वो भारत रंग महोत्सव हो, चाहे वो हमारी रेपर्टरी कंपनी के टूर्स हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक यूपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं थिएटर की, हमारा एक ऑडिटोरियम है, आप रेपर्टरी कंपनी को भेजिए, हम वहाँ पर रंगमंच करें। इमीडिएटली हमने तैयार किया, और 24 और 25 जून को वहाँ जाके उन गांवों से, और उनका अरेंजमेंट क्या है कि वो गांव-गांव से लोगों को लेके आएंगे। बिल्कुल, तो देश के कोने-कोने तक इसके माध्यम से पहुंच रहे हैं। श्रीवर्धन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी डॉक्टर गौड़ ने कहा कि
ऐसे धारणा होती है लोगों के मन में कि जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो शायद केवल अभिनय की बात हो रही है या अभिनय ही सिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि रंगमंच में जैसे आप कहते हैं रंगकर्मी, तो रंगकर्मी में केवल अभिनेता नहीं होते, वो लोग भी होते हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट की डायरेक्शन करते हैं, म्यूजिक, लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, तमाम चीजें होती हैं। और आपने भी अपने जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपका जो हुनर है आपने वो दिखाया है। तो क्या लगता है एक एंकर के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे एनएसडी की जो ट्रेनिंग थी उसने आपको किस तरह से मदद की? देखिए, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर मैं पर हम संक्षेप में अगर जानना चाहें, एक पंक्ति में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या रंगकर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से व्यक्तित्व के बनने तक की पूरी यात्रा होती है। क्या बात है। ठीक है, तो ये समग्र रूप से सारी चीज़ों को लेकर के साथ चलने वाली चीज़ है। सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, इससे पहले भी सर ने ये बात की थी कि जो रूरल एरियाज़ तक पहुंचने की सर ने बात की, और उसके लिए सर लगातार काम भी कर रहे हैं, मुझे मालूम भी है सर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ न सिर्फ रंगकर्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक बहुत बड़ी विकट समस्या है कि डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाती हैं चीज़ें, विकेंद्रीकरण की क्रिया बहुत धीमी होती है। ठीक है, सही बात है। और वो जब तक नहीं होगा, जब तक हम उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है ये ऐसे किसी भी तरह का प्रयास जो है वो उसे पूर्ण रूप से कम सार्थक नहीं कहा जा सकता। तो इस दिशा में सर निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो खैर बहुत सौभाग्य मिला, मैं जब 3 साल ट्रेनिंग में रहा तब भी, उसके बाद 6 साल तक मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में था, रेपेट्री कंपनी में था, 1 आध साल में फंक्शनल चीफ भी था सर उसका। तो मुझे काम करने का बेहद मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला। पर अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अछूती रह जाती हैं, पर मुझे लगता है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं सर, निश्चित रूप से उन तक ये सारी बातें पहुंचेंगी। और हमारी रीच ये नहीं होना चाहिए कि वो हम तक आएँ, अब शायद ये होना चाहिए कि हम चूंकि इतने साधन संपन्न हैं तो हम उन तक पहुंच जाएं, शायद यही सबसे बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए एंड यू स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। आप दोनों से बातचीत वैसे तो मुझे लगता है हम घंटों तक कर सकते हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए और डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। नवमी, क्या तुम जानती हो कि जब हम कोई भी नाटक देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि जब अभिनेता रोता है तो हम भी उसके साथ रोने लगते हैं, या जब अभिनेता हंसता है तो हम भी उसके साथ हंसने लगते हैं? क्या तुम जानती हो क्यों होता है ऐसा? नहीं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि नाटक से जो रस उभर कर आता है ना, वो दर्शकों के मन को कुछ इस तरह से भिगो देता है कि दर्शक अपने आप को अभिनेता से अलग समझ ही नहीं पाता। अभिनेता और दर्शक शायद एक ही हो जाते हैं, उनके मन शायद एक ही हो